ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। और आज हमारी क्लास नंबर 24 है। कल हमने क्लास नंबर 23 को कवर किया और उसमें हमने जो है एक स्टेट इमरजेंसी और एक जो है नेशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी को पढ़ा। ठीक है, किस तरीके से लगती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। बच्चों के काफ़ी डाउट थे कि सर आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी को, क्योंकि नेशनल में कोई इशू नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करना चाहूँ स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी लगती कब है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझिए। देखो, मान लीजिएगा कोई भी स्टेट है, आपका यूपी है, आपका बिहार है, राजस्थान है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, तो इन स्टेटों का शासन कौन देखता है? राज्यपाल और सीएम मिलकर के, ठीक है, यही तो वहां पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब कंडीशन ये बन जाए कि राज्य का शासन एक संविधान के अकॉर्डिंग ना चल पा रहा हो, ठीक है, या नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में जो गवर्नर होगा उस स्टेट का, यानी जो भी उस राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है, जो कि प्रथम नागरिक होता है राज्य का, ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा क्या? राज्यपाल। यानी कि आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, तो आंसर होगा राज्यपाल यानी गवर्नर। अब राज्यपाल को ये लगने लगे कि भाई हमारे राज्य का जो शासन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, किसकी? स्टेट इमरजेंसी की। पहली कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, है ना, कानून व्यवस्था फेल हो जाए, कि मान लीजिएगा कि जो है दंगे भड़क गए, या किसी भी तरीके का कोई आंदोलन चल गया, या फिर कोई भी जो है एक्सटर्नल रिबेलियन की कंडीशन बन गई, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ की पुलिस व्यवस्था उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो भी लग सकता है, ठीक है, यानी कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। तीसरी पोजीशन कभी कभी ये बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए, यानी कि संवैधानिक प्रणाली फेल हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब राज्य का जो है एक तरीके से जो राज्य का जो शासन है, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो उस राज्य से संबंधित जो भी उस गवर्नर होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, और राष्ट्रपति तब सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देगी। और स्टेट इमरजेंसी का मतलब राष्ट्रपति शासन ही होता है, ठीक है, यानी कि जो भी उसका शासन होगा वो सीधे सेंट्रल के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है? जब प्रेसिडेंट जो है इंप्लीमेंट कर देगा, तो विद इन ए 2 मंथ, यानी कि दो, एक मिनट रुको बच्चों, सॉरी बच्चों, तो जब स्टेट इमरजेंसी लागू होगी तो विद इन ए 2 मंथ, ठीक है, यानी कि 2 महीनों के अंदर अंदर आपको दोनों सदनों से पास कराना होगा, किसके? पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा और राज्यसभा से भी। फिर उसके बाद ये 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है तो आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइम बढ़ाने के लिए फिर से आपको सदनों में इसको पास कराना होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, ठीक है। और जब आप इसको पास करा देंगे फिर 6 महीने का टाइम बढ़ जाएगा, और ऐसे करते 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 आप 3 साल तक टाइम ले सकते हैं, यानी एक स्टेट इमरजेंसी 3 साल तक लग सकती है। क्लियर हुई बात? अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ते हैं? तो पहला कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि वो काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट होगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है, और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब उसमें जैसे नगर पालिका हुआ, नगर निगम हुआ, ठीक है, लोक पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, नगर निगम हुआ, ठीक है, ग्राम पंचायत हुआ, ठीक है, ये सभी काम करेंगे। तो एक तो कंडीशन ये बनी कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होगा कि राज्य की विधानसभा
और लोकल गवर्नमेंट भी अपना काम करती रहेंगी, वो भंग नहीं होती। लेकिन राज्य के जितने भी बिल होंगे, ठीक है, और जो राज्य का बजट होगा वो कहां पे पारित होगा? पार्लियामेंट से पारित होगा, यानी सेंट्रल से पारित होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसमें कुछ पॉइंट ये भी पूछ ले जाते हैं कि बताइए सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी कहां पे लगी? तो पेप्सू में लगी। कब? 1951 में। और अब जो है पेप्सू का नाम पंजाब है, यानी पहले जो पंजाब का नाम था वो पेप्सू था। पूछ लेता है कभी कभी कि एक्सेप्शन स्टेट कौन सा है, यानी कि अपवाद राज्य कौन सा है जहां पे स्टेट इमरजेंसी लगी? तो पंजाब है, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी होती है वो 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन वहां पे 5 साल के लिए लगी थी 1980 के दशक में। ठीक है, पूछ लेता है कि मैक्सिमम स्टेट इमरजेंसी किस राज्य में लगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि वहां पे 10 बार लगी। ठीक है, तो ये आपका स्टेट इमरजेंसी था। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि वित्तीय संकट आ जाए, यानी कि हमारे देश में जो है गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो या पैसे की कमी हो जाए, कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, यानी वित्तीय संकट आ जाता है। और वित्तीय संकट की कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर देगा। और उसको आपको विद इन ए 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के ड्यूरेशन में आपको पास कराना होगा दोनों सदनों से, यानी पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से। तो उसका जो टाइम होता है वो 6 मंथ के लिए बढ़ जाता है। फिर अगर आपको लगता है कि अभी भी ये क्राइसिस बना हुआ है, तो फिर आप इसका टाइम बढ़ा दीजिएगा, लेकिन दोबारा टाइम बढ़ाने के लिए फिर से आपको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा, यानी कि पास बाय बोथ हाउस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। फिर 6 महीने के लिए टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि मैक्सिमम आप कितना टाइम बढ़ा सकते हो, तो इसकी नो लिमिट होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 बातें होती है। पहली बात है कि रिड्यूस ऑफ सैलरी, यानी कि जो सैलरी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कटौती हो जाती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उसमें कटौती हो जाती है, यानी कम हो जाती है सैलरी। दूसरी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है उनकी सैलरी में भी कटौती की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि उनको सैलरी जो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, यानी कि संचित निधि से मिलती है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में हो जाता है ऐसा। ठीक है, तीसरी बात ये होगी कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ क्या? फाइनेंस, यानी कि वित्त के मामले में जो केंद्र सरकार होगी वो राज्य सरकार को कंट्रोल करेगी। क्लियर हुई है बात। तो इसी तरीके से ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, और आप इसको 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पढ़े समझे, तब भी क्लियर ना हो तो फिर मुझे इसको दूसरे मेथड से समझाना पड़ेगा। हालांकि जो उसका कंसेप्ट है वो यही है, इसी तरीके से लगेगी। ठीक है, तो आज आपका प्रेसिडेंट मैंने कल ही कंप्लीट करा दिया था। ये जो बच्चों को डाउट थे ये भी मैंने आज आपके क्लियर करा दिए। राष्ट्रपति की मैंने आपको शीट प्रोवाइड करा दी है, ईमानदारी के साथ उसके क्वेश्चन करिएगा। जो क्वेश्चन ना हो वहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ लीजिएगा। तब भी क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा पॉइंट होगा, जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? उप राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगर मैं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो इसका अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता। पहले बात तो ये समझे, ठीक है, इसका अपने पद के लिए कोई भी काम नहीं होता है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में आता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले कि भारत के उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, तो आपका होगा आर्टिकल 63। ठीक है, अब आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि
भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जैसे आर्टिकल 52 कहता था कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति है, इनका अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पद है जिनका अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता, तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं तो इनका जो काम होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होगा आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और दूसरा होगा एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो दो तरीके से काम करेगा, या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, एक मिनट होगा बच्चों। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका जो काम होता है वो दो टाइप का होगा। पहला होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दूसरा होगा एक्टिंग प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब हिंदी में होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, और दूसरा होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अब क्या मतलब है यहां पे तो समझते हैं थोड़ा सा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करूं तो ये किस टाइप के चेयरमैन होंगे, तो ये एक्स ऑफिशियो होंगे। ठीक है, एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन, ये पदेन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अब बच्चे बात होती है कि पदेन का मतलब क्या हुआ, तो पदेन का मतलब होता है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, और पदेन का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के लिए ना तो किसी तरीके से इलेक्शन, ना तो किसी तरीके से कोई इलेक्ट होगा, ना ही उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ना ही वो नॉमिनेट होंगे और ना ही वो अपॉइंट होंगे। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो तो आर्टिकल 63 में है, और आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के एक ही राष्ट्रपति हो, भारत के एक ही उपराष्ट्रपति होंगे, और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनके अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो काम करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। पहला, या तो करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे, या फिर वो काम करेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे। लेकिन ये जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है ये एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको कोई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए कोई अलग से वो नहीं लेनी होती शपथ, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि उसका ना तो किसी तरीके से ना तो वो इलेक्ट होंगे, ठीक है, यानी कि जो है एक तरीके से निर्वाचित नहीं होंगे। सिलेक्शन
मतलब उनका किसी तरीके से कोई चुनाव नहीं होगा। नॉमिनेट, वो मनोनीत नहीं होंगे, नामांकन नहीं होंगे। और अपॉइंट, उनकी नियुक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों कि जो तुम्हारे उपराष्ट्रपति है उनका सिलेक्शन होगा जो है चेयरमैन के लिए, ठीक है, ना तो उनको सेलेक्ट किया जाता, ना ही वो नॉमिनेट होते, ना ही वो नियुक्त होते, ना ही वो इलेक्ट होते। यानी जब भी उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, तो भारत के प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग के। तो जब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो नीति आयोग के लिए कोई उनको कोई अपॉइंट थोड़ी ना करता है, उनको कोई इलेक्ट थोड़ी करेगा, या उनको कोई नॉमिनेट थोड़ी करेगा, या उनका कोई सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो एक्स ऑफिशियो ऑफ हेड होंगे किसके? नीति आयोग के, क्योंकि ऑटोमेटिकली बन गए। तो जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री के लिए भी वो शपथ नहीं लेते, तो जैसे जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। तो उसी तरीके से जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। उसका किसी भी तरीके से ना तो इलेक्ट होता, ना ही वो सिलेक्शन होगा उसका, ना ही वो नॉमिनेट होगा, ना ही वो अपॉइंट होगा। हिंदी में बता देता हूँ, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त, किसी तरीके से उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकन या फिर निर्वाचित, वो सॉरी जो है मनोनीत, ठीक है। सिलेक्शन यानी कि उसका चयन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। और इलेक्ट यानी कि निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है जो भी काम करेंगे वो एक्स ऑफिशियो के रूप में काम करेंगे, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये पूरा एक ही सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। या चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। और पदेन का मतलब मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में है बच्चे? ये हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारा 64, आर्टिकल 64 में, ठीक है। क्या आप इतनी बात को समझ पाए? अब अगर मैं बात करूं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कैसे काम होगा इनका वो भी सुन लेते हैं। देखो क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन कभी ना कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उनका जो पद है वो 5 साल से पहले खाली हो जाता है, ठीक है, वैकेंट हो जाता है। अब किस तरीके से वैकेंट होगा तो उसके 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहला कि या तो उनकी डेथ हो जाए, दूसरा या फिर वो रिजाइन दे दें, तीसरा कि या उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला दी जाए। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई तो व्यक्ति उस पद पे काम करेगा। तो उस पद पे जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। तो सबसे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे जो चुना जाता है वो चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर किसे चुना जाएगा? सीजेआई को। और अगर सीजेआई भी नहीं है तो किसे चुना जाएगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कंसेप्ट है, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसके बारे में 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। यानी कि
क्या ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे? तो आंसर होगा बच्चे नो। क्या ये ऑर्डिनरी वोट डाल सकते हैं, ऑर्डिनरी वोट इन राज्यसभा? तो आंसर होगा नो। क्या ये कास्ट वोट इन राज्यसभा, क्या ये राज्यसभा में निर्णायक मत डाल सकते हैं? तो आंसर होगा यस। अब क्या मतलब है इसका, एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर मैं आपको इसको एक एक करके सारी बातें समझा देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, कॉपी कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब मैं आपको सभी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं स्टार्टिंग से, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करता हूं तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और ये हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के एक ही उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर है बात। अब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपने पद के लिए काम नहीं करते, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा एकमात्र पद कौन सा है जिसके लिए व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, तो यानी कि उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए कोई काम नहीं करता, तो वो काम किसके लिए करता है, वो काम करता है टू टाइप से। पहला होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे काम करेगा, या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे काम करेगा, या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। अगर वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे काम कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा, वो होगा एक्स ऑफिशियो। क्या होगा, एक्स ऑफिशियो। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हो गया, तो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश करी कि एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, और जो भी व्यक्ति होगा एक्स ऑफिशियो में तो उसका किसी तरीके से ना तो वो इलेक्ट होता, ना ही उसका सिलेक्शन होगा, ना ही वो नॉमिनेट होगा, ना ही वो अपॉइंट होगा। यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है किसका, राज्यसभा का। उसको राज्यसभा के तौर पे लिए कोई अलग से कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको शपथ दिलाई, मतलब एक तरीके से उसको कोई उसके लिए इलेक्शन होगा, उसके लिए सिलेक्शन होगा, या उसको नॉमिनेट करेंगे या उसको इलेक्ट करेंगे, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब इसलिए हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बल्कि ऑफ हटा देते हैं यहां से, ऐसा हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और किस आर्टिकल में बात लिखी है, आर्टिकल 64। अब दूसरी तरीके से काम करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, और एक्टिंग प्रेसिडेंट का रूप का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए 5 साल से पहले, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो होगी वो वाइस प्रेसिडेंट को होगी। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर वहां पे अथॉरिटी होगी सीजीआई की। सीजीआई नहीं है तो फिर वहां सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है बच्चे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मान लीजिएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो इस पद के लिए काम करे तो फिर इस पद के लिए कौन काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पद के लिए जो काम करेगा वो कौन करेगा, वो काम करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यानी कि फिर उपसभापति काम करेंगे, ठीक है, किसकी जगह, चेयरमैन की जगह। लेकिन कब, जब ये जो चेयरमैन साहब हैं वो अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करे तो, ठीक है। अब ये कहां से आता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
अब मैंने आपको एक बात बताई कि क्या ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन गया, तो क्या ये राज्यसभा का सदस्य होगा? तो आंसर होगा नहीं। क्या ये ऑर्डिनरी वोट इन राज्यसभा, क्या ये साधारण मत राज्यसभा में डाल सकता है? तो आंसर होगा नो। पूछ ले कि क्या कास्ट वोट यानी कि निर्णायक मत राज्यसभा में डाल सकता है? तो आंसर होगा यस। अब इसका क्या कंसेप्ट है, अब वो समझते हैं, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लें सभी लोग, ठीक है बच्चे, क्योंकि अब हम ना स्पीड के साथ चीजों को पढ़ेंगे। हो गया? देखो ये आर्टिकल 65 में होगा, लिख लो इसको। ये जो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा ये आर्टिकल 65 में दिया है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो समझने की कोशिश करो। देखो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो होगा। अब पूछ ले कि क्या ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा? तो आंसर होगा नो। क्या ये ऑर्डिनरी वोट इन राज्यसभा, क्या ये राज्यसभा में साधारण मत को डाल सकता है? तो आंसर होगा नो। क्या ये कास्ट वोट इन राज्यसभा में डाल सकता है? तो आंसर होगा यस, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑर्डिनरी वोट के रिगार्डिंग, तो ऑर्डिनरी वोट जो होगी उसको कौन डालेगा? ऑर्डिनरी वोट इन राज्यसभा कौन डालेगा? ओनली मेंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि साधारण मत सदनों के सदस्य डालते हैं, ठीक है। और सदन का मतलब क्या होगा यहां पे? लोकसभा और राज्यसभा। वही मैं बात करूं कास्ट वोट की, तो कास्ट वोट का मतलब होगा कास्ट वोटिंग, यानी कि ऐसा लिख लो इसको, कास्ट वोट इन राज्यसभा। राज्यसभा में कास्ट वोट किसे डालने का हक है? ओनली हेड ऑफ हाउसेस, यानी कि सदनों के प्रमुखों, यानी कि अगर लोकसभा की बात कर रहा हूं तो कौन डालेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा में कौन डालेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो सदनों के प्रमुखों को
निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब क्या मतलब है इसको मैं एक बार समझा देता हूं बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि वाइस चेयरमैन, यानी कि अगर पूछ ले कि आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या ये होता है, यानी कि जो उप सभापति होगा क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आंसर होगा यस। ठीक है, इस बात को मैं लिख ही देता हूं, है ना। यानी कि जो वाइस वाइस ना करके डिप्टी का इस्तेमाल करते हैं ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या ये मेंबर होगा, मेंबर इन राज्यसभा होगा, तो आंसर होगा बच्चे यस। ठीक है, इसको ऊपर वाली लाइन को ध्यान से समझना। अब देखो क्या होता है कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का सदस्य तो होता ही नहीं, पहली बात यहाँ पे लिखी है नो करके। ठीक है, अब दूसरा होगा ऑर्डिनरी वोट इन राज्यसभा। तो जो आपका चेयरमैन होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा में साधारण वोट को नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि इसका पहला रीजन तो है कि वो नहीं है उसका मेंबर। और जो आपका ऑर्डिनरी वोट है, जो आपकी साधारण मत है इन राज्यसभा, ओनली मेंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि जो सदनों के सदस्य होंगे केवल और केवल उन्हीं को अधिकार है साधारण मत डालने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं कास्ट वोट की बात करूं तो कास्ट वोट राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो डाल सकता है। ठीक है, और ये अधिकार किसको होता है? तो जो कास्ट वोट होती है वो ओनली हेड ऑफ हाउसेस डालते हैं, ओनली हेड ऑफ हाउसेस। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का हेड कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, वो डालेगा। या फिर राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कौन होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सभापति। तो क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा का हेड कौन होता है? कौन होता है हेड? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा का हेड कौन होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये दोनों क्या कर सकते हैं? कास्ट वोट डाल सकते हैं, यानी कि यस। लेकिन अगर मैं इनसे कह दूं कि क्या ये ऑर्डिनरी वोट डाल सकते हैं, साधारण मत डाल सकते हैं, तो फिर आंसर होगा नो। ठीक है, अब ऑर्डिनरी वोट का मतलब होता है कि जैसे कोई बिल आया तो उस पे जो वोटिंग होगी वो कौन करेगा? सदन के सदस्य करेंगे, ना कि सदन के हेड करेंगे, यानी हाउस ऑफ हेड नहीं करते बिल पे वोटिंग। लेकिन कास्ट वोट का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा कोई बिल आया और उस बिल पे बराबर मत हो गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि पास कैसे करें इसको, क्योंकि बराबर वोट हो गई। तो फिर उस बराबर को हटाने के लिए जो हेड ऑफ हाउस होगा वो वोटिंग करेगा, यानी वो फिर अपनी वोट डालेगा, और जिस साइड पे वोट डाल देगा उस साइड से वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, मान लो हम कोई बिल लेकर आए और उस बिल पे किसी भी सदन में बराबर मत हो गए, तो ऐसी कंडीशन में जो हाउस ऑफ हेड हो, जो आपका हेड ऑफ हाउस होगा वो वोटिंग करेगा, और किस रूप में? एक निर्णायक मत के रूप में, जिससे कि वो जो बराबर का बैलेंस हो वो हटाया जा सके। क्लियर हो रही है बात? तो कभी भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए क्या वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है वो किस टाइप का राज्यसभा, किस टाइप का जो है चेयरमैन होता है, तो आपका आंसर होगा एक्स ऑफिशियो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आंसर होगा नहीं। क्या उसे क्या उसे ऑर्डिनरी वोट डालने का अधिकार होगा, तो आंसर नहीं। और पूछ ले कि क्या वो कास्ट वोट डाल सकता है, तो आंसर होगा यस। क्यों डाल सकता है? क्योंकि वो हेड ऑफ हाउस है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। इसको कॉपी कर लो फटाफट से। निर्णायक मत कॉपी करो, इसको एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, कॉपी करो उसको ध्यान से।
ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि डाउट बना, आपका डाउट नहीं आए। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होगा, और राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वो सैलरी लेता है, उसी के रूप में काम करता है, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है, तो आंसर होगा नो। ऑर्डिनरी वोट डाल सकता है क्या राज्यसभा में, तो आंसर होगा नो। कास्ट वोट डाल सकता है राज्यसभा में, तो आंसर होगा यस। ऑर्डिनरी वोट क्यों नहीं डाल सकता चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता, और ऑर्डिनरी वोट डालने का जो अधिकार है वो केवल मेंबर ऑफ हाउसेस को, यानी कि जो सदन के सदस्य होंगे उनको ही अधिकार है, एक साधारण मत डालने का अधिकार उन्हीं को है। कास्ट वोट डाल सकता है, तो डाल सकता है यस, लेकिन क्यों, क्योंकि जो कास्ट वोट डालने का अधिकार है वो केवल और केवल हेड ऑफ हाउसेस को है। लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का हेड कौन होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये जो वोटिंग करेगा वो एक निर्णायक मत के रूप में कर सकता है, ना कि साधारण मत के रूप में। और जो राज्यसभा का सभापति होगा यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो भी निर्णायक मत के रूप में डाल सकता है। निर्णायक मत का मतलब क्या होगा कि जो बराबर वोट हो जाती है उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि जब बराबर वोट हो जाएंगी, इक्वल वोट हो जाएंगे, तो फिर तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर हेड ऑफ हाउसेस जो है वोटिंग करता है फिर अपनी तरफ से, ठीक है, यानी कि अपनी वोट डालेगा। फिर वो पूछ ले कि लोकसभा का हेड कौन है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का हेड कौन है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और इनको अधिकार है कास्ट वोट डालने का। पूछ ले कि डिप्टी चेयरमैन क्या मेंबर होता है राज्यसभा का, तो आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो आपका उन्हीं मेंबर्स में से ही बनता है। क्या प्रोसेस होता है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है ना तो बिना टेंशन लिए आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले बात करें कि क्या वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा, तो आपको मैंने बता दिया नो। उसको ओथ शपथ कौन दिलाएगा, तो दिलाएगा कौन, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है ना। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं शपथ, ठीक है। रिजाइन किसको देंगे, तो रिजाइन देंगे किसको, ये रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है, यानी कि त्याग पत्र। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट कह लीजिए या फिर री इलेक्शन कह लीजिए, तो आंसर होगा यस। अब कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपका हामिद अंसारी, ये 2 बार बने, यानी कि 2 टाइम्स बने भारत के उपराष्ट्रपति, और एक राधा कृष्णन, ये भी 2 बार बने, यानी कि 2 टाइम्स बने, ठीक है। अभी समझाऊंगा बेटा, मैं इसको लिख लो एक बार। इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो जो इनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। और इनके इलेक्शन में कौन लोग हिस्सा लेंगे, तो यानी कि इनके इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे वो लेंगे टोटल एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इस चीज को मैं आगे यहां से बता देता हूं, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे
इनकी मिनिमम एज कितनी होगी? तो जो इनकी मिनिमम एज होगी वो होगी कंप्लीटेड 35 ईयर। और कंप्लीटेड 35 ईयर मैंने किन किन के मामले में बताई है? एक तो प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया और एक आपका गवर्नर हो गया। ठीक है, इनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी? तो आंसर होगा नो लिमिट। ठीक है, इनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी? तो इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि से मिलेगी। और सैलरी कितनी होगी इनकी? 4 लाख रुपए होगी। ठीक है, तो बच्चे इतना समझो पहले, ठीक है ना? कॉपी करो इतना, फिर मैं आगे समझाता हूं इसको। देखो अब इसको समझते हैं ना। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, क्या वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं? तो आंसर होगा नो, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ओथ मतलब शपथ कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पद हो उनके लिए शपथ का प्रावधान हमारे संविधान में दिया है। ठीक है, रिजाइन, अगर ये रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे, संबोधित करके राष्ट्रपति को देंगे। ऐसा नहीं कि पर्चा लिखा और पकड़ा दिया लो जी, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या इनको अपने पद पे दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है? इनका री इलेक्शन हो सकता है? तो आंसर होगा यस। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि हामिद अंसारी 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने और एक राधा कृष्णन बने 2 बार उपराष्ट्रपति। ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे कि क्या इनका इलेक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा। और इलेक्शन जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होगा। और इनके चुनाव में जो हिस्सा लेंगे लोग, को कौन लेंगे? टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी राज्यसभा के और लोकसभा के जितने भी सांसद होंगे, जितने भी एमपी होंगे, वो हिस्सा लेंगे। ठीक है बच्चे, क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब मिनिमम एज क्या होगी इनकी? तो मिनिमम एज होगी 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो। और 35 वर्ष की आयु किस किस के लिए रखी गई है? भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए और गवर्नर के लिए, यानी राज्यपाल के लिए। मैक्सिमम एज कितनी होगी? तो कोई लिमिट नहीं है, 80 साल का भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी, यानी भारत की संचित निधि से मिलेगी। और मैंने आपको ये बता दिया कि भारत की संचित निधि क्या होती है। ठीक है, और इनकी सैलरी जो होगी वो 4 लाख रुपए पर मंथ होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने लगभग 40% कंप्लीट कर दिया प्रेसिडेंट। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे इनकी क्लास, कल की क्लास में कंप्लीट करने की इसको। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसको पढ़ना कैसे। इसको एक बार नॉर्मली रीडिंग करें विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर। उसके बाद फिर आप पेपर और पेन लेके बैठे और साथ साथ पढ़ते रहे, नोट्स मेकिंग करते रहे। इसकी जो शीट है वो आपके पास अपलोड हो जाएगी, आपको शीट मिल जाएगी आज। और एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए प्रेसिडेंट के, वो लगा लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। दूसरी बात, जैसे वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट होगा फिर इसकी भी शीट बना के दे दूंगा, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना। आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप कंसल्ट करना चाहते हैं वो कंसल्ट कर लीजिएगा। किसी भी बुक का कोई भी कंटेंट ऐसा हो वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो आप कंसल्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 25 टुमारो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।